बच्चे अगर भूख से तड़प रहे हों, बिलख रहे हों, तो एक माँ की स्थिति क्या होती है वो अल्फाजों में बयां किया ही नहीं जा सकता। और ऐसा ही कुछ हुआ तमिलनाडु की 31 साल की एक माँ के साथ, जिसकी बेबसी उसकी आंखों से साफ झलक रही थी। या यूं कह दें कि बिना अल्फाजों के उसकी आंखें सब कुछ बता रही थी, उसके हालात, उसकी परिस्थिति और सब कुछ। भूख से परेशान बच्चों की हालत देखकर माँ इतनी परेशान हो गई कि उसे अपने सिर का बाल तक मुंडवाना पड़ गया। और बाल मुंडवाने के एवज में उसे मिले 150 रुपए, जिस बाल को बेचकर उसने सबसे पहले अपने बच्चों के लिए खाना खरीदा और खाना खरीद कर बच्चों को भरपेट खाना खिला भी दिया। महिला का जो पति था वो 7 महीने पहले ही हत्या कर चुका था। इसके बाद उसकी हालत इस तरह खराब हो गई कि उसे आगे कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। एक टाइम का खाना खिलाने के बाद आगे क्या करेंगे ये सोचकर और ज्यादा परेशान हो रही थी ये माँ। आगे बढ़ने से पहले मैं इनकी बेबसी को थोड़ा तसल्ली से आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। उनकी मुश्किलों का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब वो कहती हैं कि 7 साल का मेरा बेटा स्कूल से लौटने के बाद मुझसे खाना मांगा और जब मैं उसे खाना नहीं दे पाई तो वो भूख से बिलख कर रोने लगा। भूख से रोता अपने बच्चे को देखकर मैं क्या ही बताऊं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं खाना बनाना तो चाहती थी, लेकिन मैं कैसे बनाती? मेरे घर में राशन भी नहीं था। बस एकमात्र सहारा था, वो था मेरा बाल। इस समय मैं अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। मैंने आस पड़ोस के और रिश्तेदारों के सामने खूब गिड़गिड़ाया, खूब मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी कोई भी मदद नहीं की। किसी ने मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। मेरे पास कुछ नहीं था। मुझे बहुत दुख हो रहा था। दिल पूरी तरह से टूट चुका था। मैं बस ये सोच रही थी कि जब मैं अपने बच्चों को खिला नहीं सकती तो फिर ऐसे जीवन का क्या मतलब? भगवान ने मुझे ऐसे बच्चे क्यों दिए जिसका पेट पालने में भी मैं असमर्थ हूँ? इस तरीके से मैं सोच रही थी। ये मेरी पीड़ा थी। प्रेमा के पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई गहने भी नहीं है जिसे वो बेच सके, ना ही कोई ऐसा कीमती सामान है, या फिर आप ऐसे समझ लें कि रसोई के बर्तन भी इतने कीमती नहीं है कि जिसे बेचकर कुछ पैसा ला सके और बेचकर कुछ पैसे से खाने का बंदोबस्त किया जा सके। उसके पास 10 रुपए भी नहीं थे कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी ला सके। उसके घर में सिर्फ थी प्लास्टिक की बाल्टियां, जिसको वो बेचना चाहती थी, लेकिन उसे इस बात का इल्म था कि ये प्लास्टिक की बाल्टियां बेचने के बाद भी वो अपने बच्चों को भरपेट खाना तो नहीं ही खिला पाएगी। अपने हालात से मजबूर होकर सिर पर हाथ रखकर फुफक कर रोती हुई ये महिला जब सिर पर हाथ रखती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पास कुछ तो ऐसा है जिसे वो बेच सकती है। उसके पास एक आखिरी सहारा है जिसके वजह से उसके बेटे का एक टाइम का भोजन आ सकता है। तो चलिए आपको कहानी अब पूरी तसल्ली से बताते हैं। तमिलनाडु की सलेम नगर की रहने वाली 31 साल की महिला जिसका नाम प्रेमा है, उसके 3 बच्चे थे। तीनों भूखे थे, खाना मांग रहे थे और खाना खिलाने के लिए अपने सिर तक का बाल बेचने के लिए मजबूर हो गई थी ये माँ। प्रेमा के पति के ऊपर बहुत सारा कर्ज था और कर्ज ना चुकाने की वजह से पति ने 7 महीने पहले ही आत्महत्या कर ली थी। प्रेमा ने अपने बच्चों को भरपेट भोजन खिलाने के लिए पड़ोसियों से खूब मदद मांगी थी, गिड़गिड़ाया था, पैर तक पड़ने को तैयार थी, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। सभी लोग उसकी सहायता करने से उसे मना करते रहे। कुछ लोग मुंह मोड़ लिया तो कुछ ने उसे दुत्कार कर भगा भी दिया। प्रेमा को बाल बेचकर जितने पैसे मिले थे ना, उतने पैसे से एक बड़े शहर में मिडिल क्लास रेस्टोरेंट में भी एक प्लेट का खाना नहीं मिल सकता था। लेकिन उसके गांव में प्रेमा को कुछ ज्यादा ही सामान खरीदने की कामयाबी उसे मिली। उसने उस पैसे से कुछ खाना खरीदा जिससे बच्चों को भरपेट खाना खिलाया। प्रेमा बताती हैं कि वो अपने 3 बच्चों के लिए 3 प्लेट चावल खरीदती हैं, 20-20 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से। इस हिसाब से हुआ 60 रुपए और प्रेमा अपने बच्चों के साथ वही चावल खा भी लेती हैं। लेकिन अब ये महज क्षणिक राहत थी, कुछ पल के लिए भरपेट भोजन मिल जाना, समझिए कि तपतपाती हुई धरती पर बारिश की कुछ बूंद आ जाना। लेकिन प्रेमा को इस बात का इल्म था कि यह भोजन हमेशा पेट में नहीं रहेगा। अगले ही पहर फिर भूख लगेगी और भूख जब लगेगी तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, इसकी चिंता प्रेमा को महसूस हो रही थी। प्रेमा को मालूम था कि उसके पास
यही एक आखिरी विकल्प था, जो विकल्प उसने अभी अभी खत्म कर दिया था। अब उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो अगला भोजन अपने बच्चों को करा पाए। अगला भोजन उसे कैसे मिलेगा, इस बात की चिंता उसे तिल तिल खाए जा रही थी। और यही थी प्रेमा की सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी परेशानी, या ये कह दे कि वो सबसे बड़ी विडंबना जो प्रेमा को जीने नहीं दे रही थी। कई सालों तक वो ईंटा बनाने का काम भट्ठे में किया करती थी, अपने पति के साथ मजदूरी किया करती थी। जितनी आमदनी हो जाती थी उतने में परिवार का गुजारा ऐसे तैसे चल जाया करता था। सेविंग जैसी कोई चीज तो ना ही ये परिवार कभी कर पाया, और ना ही इनकी आमदनी इतनी थी कि ये कोई शेविंग कर पाते। उसका पति अपना भट्टा चलाने के लिए एक लोन लेता है, लेकिन वो लोन ले तो लेता है लेकिन भट्टा चला नहीं पाता है। फिर कमाई ना होने के कारण वो कर्ज तले डूब जाता है और भट्टा बंद करने तक की भी नौबत आ जाती है। आखिरकार पैसा ना चुकाने के कारण और वसूली वालों की बार बार परेशानी के बाद 7 महीने पहले ही उसने खुद को आग के हवाले कर अपनी जिंदगी तो खत्म कर ली थी, लेकिन वो ये नहीं सोच पाया था कि उसके जाने के बाद उसकी पत्नी और उसके बच्चों का क्या होगा। लोन तो जस का तस बना रहेगा और परिवार के हालात और ज्यादा बदतर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब कमाने वाला एक और हिस्सा घर से चला जाएगा। अपने बालों को बेचने के बाद प्रेमा अपने पति का रास्ता ही अपनाने के बारे में सोचती है, और वो भी ये सोचती है कि ये जिंदगी जब इतनी कठिन है तो क्यों ना इसे खत्म ही कर दिया जाए। एक टाइम का भोजन जस तस व्यवस्था हो गई थी, लेकिन आगे का भोजन की व्यवस्था कैसी हो, कल की चिंता प्रेमा को इतनी सता रही थी कि उसने खुदकुशी करने का फैसला तक ले लिया। बाकी बचे हुए पैसे लेकर वो जहरीली कीटनाशक दवाई खरीदने पहुंच गई, लेकिन दुकानदार को उसकी हालात और उसकी परिस्थिति और उसका चेहरा देखकर यह समझ आ गया था कि वो कीटनाशक दवा क्यों मांग रही है। दुकानदार को शक हुआ, उसने फटाक से उस महिला को भगा दिया, उसे कीटनाशक तक भी नहीं दिया। इस पर प्रेमा थोड़ी परेशान तो हुई थी, लेकिन पति के मौत के बाद प्रेमा का घर जो है वो इकलौती कमाई से अब चल नहीं पा रहा था। पति के मौत के बाद प्रेमा के घर में इकलौती कमाने वाली सिर्फ और सिर्फ प्रेमा ही बची थी। वो ईंट के भट्टे में काम किया करती थी, लेकिन काम काफी मेहनत भरा हुआ करता था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि खेती वाली मजदूरी से ईंट भट्टे वाली मजदूरी थोड़ा ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाता है। मेहनत बेशक उस मजदूरी से इसमें ज्यादा होती है। प्रेमा बताती हैं कि जब वो काम पर जाती थी तब वो रोजाना 200 रुपए कमा लिया करती थी, जिससे परिवार चलाने में उन्हें काफी आराम महसूस होता था और बहुत आसानी से परिवार चल जाता था। अब परिवार बड़ी आसानी से कैसे ही चल पाता होगा, ये अपने आप में सोचने का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से प्रेमा ये कहना चाह रही होंगी कि बच्चों को भरपेट भोजन मिल जाया करता था। वह अपने 2 छोटे बेटों को लेकर काम पे जाती थी, क्योंकि उनकी उम्र इतनी छोटी थी कि वो बच्चे भी स्कूल जाने की स्थिति में नहीं थे। प्रेमा दिन रात मेहनत कर रही थी ताकि वो अपने बच्चों को भरपेट भोजन दे सके। लेकिन बाल बेचने की घटना के 3 महीना पहले से लगातार प्रेमा जो है वो बीमार रहने लगी थी। अब इसमें कोई रिसर्च की बात नहीं कि प्रेमा बीमार क्यों रहने लगी होंगी। एक तो बोझ की चिंता, दूसरे लगातार कड़ी मेहनत और अच्छा पौष्टिक भोजन भी ना मिल पाना, ये होगी प्रेमा की मजबूरी, जो मैं यहाँ से समझने की कोशिश कर रही हूँ। इससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति हो सकती है, क्योंकि हम उस परिस्थिति में नहीं हैं, इसीलिए हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं। काम पर अब वो जाने की हालात में नहीं बची थी। काम पर नहीं जाने के चलते अब आमदनी जो है वो कम सी हो गई थी, या ये कह दे कि आमदनी हो ही नहीं रही थी। अब प्रेमा के सामने सबसे बड़ी मुसीबत भोजन की खड़ी हो चली थी, क्योंकि बिना कपड़ों के भी कुछ दिन काटा जा सकता है, बिना घर के भी कुछ दिन रहा जा सकता है, लेकिन बिना भोजन के 2 पल रहना भी मुश्किल है। प्रेमा बताती हैं कि ईंट का बोझ उठा उठा कर वो इतनी थक गई थी कि अब वो ईंट का बोझ उठा ही नहीं पा रही थी। बुखार के चलते ज़्यादातर दिनों में उन्हें वो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, और यही वो बड़े वजह थी जिसकी वजह से उनकी आज ये हालात हो गए थे कि उन्हें महज 150 रुपए के लिए अपने बाल बेचने पड़े थे। आमदनी नहीं होने की वजह से प्रेमा कर्ज का किस्त भी नहीं लौटा पा रही थी। पैसा ना देने की वजह से उन पर लगातार दबाव भी बन रहा था। लगातार दबाव बनाकर कुछ लोग उनके दरवाजे पर आकर उन्हें अनाप शनाप बककर भी जाते थे, और उन्हें एक अलग तरीके की मेंटल टेंशन भी दिया करते थे। प्रेमा की निराशा बढ़ती ही जा रही थी। पहले तो बच्चों को भोजन नहीं खिला पा रही, दूसरा किस्त वाले रोज वसूली करने आ रहे हैं,
प्रेमा इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि उन्हें सरकार की किसी भी योजना के बारे में पता हो। सरकार ऐसे गरीब लोगों के लिए कई योजनाएं चलाती हैं, लेकिन प्रेमा इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं थी कि उन्हें सरकार की किसी भी योजना के बारे में मालूम हो। जैसे तैसे वो कभी कभी किसी से मदद मांग लिया करती थी, और जैसे ही उनको किसी से मदद मिलती थी, सबसे पहले वो अपने बच्चे के लिए भोजन की व्यवस्था करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि लोन लेने के लिए साहूकार के पास क्यों गया और कर्ज तले कैसे डूब गया। तो दरअसल भारत में जो गरीबों की स्थिति है वो ऐसी है कि क्या ही बताया जाए। और भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है वो कभी भी गरीबों को लोन उतनी आसानी से नहीं देता है जितनी आसानी से वो अमीरों को लोन पकड़ा जाता है। गरीबों के लिए भारत की बैंकिंग सिस्टम में लोन लेना उतना मुश्किल है जितना आप समझ भी नहीं सकते। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी है और आप एक लोन लेकर समय समय पर उसकी किस्त पूरी करते हैं, तो ये बैंक के एम्प्लॉयज आपको बार बार फोन करके दूसरा लोन पकड़ाना चाहते हैं। बार बार आपको बताएंगे कि देखिए आपके नाम का इतना लोन है, आप इतना ले सकते हैं, उतना ले सकते हैं। लेकिन ये सुविधाएं कभी गरीबों के लिए नहीं खुल पाती। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले अपने हालातों से इतना मजबूर होते हैं। बस यही वजह थी कि प्रेमा और उसके पति को ज्यादा ब्याज दर पर स्थानीय महाजन से या पड़ोसियों से जो है वो कर्ज लेना पड़ा था। अब बैंकों में ये सिस्टम होता है कि कई बार आपको बहुत सस्ते दरों पर लोन मिल जाती है, लेकिन जब आप किसी महाजन साहूकार से लोन लेने जाते हैं तो 100 रुपए सैकड़ा जो है वो आपको लोन दिया जाता है। यानी कि 100 रुपए में प्रति माह आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और ऐसे कर कर एक महीने में 110 रुपए, उसके अगले महीने में 120 रुपए होते जाता है। और ये बड़ा बोझ है जो आप समय पर लोन ना चुकाएं तो जो मूलधन होता है उससे ज्यादा तो ब्याज ही सिर पर चढ़कर नाचने लगता है। एक तरफ प्रेमा लगातार बीमार रहने लगी थी, दूसरा उसकी आमदनी भी कम हो गई थी, तीसरा कर्ज वाले लगातार उसे धमकाते थे। कर्ज का बोझ भी उसके सिर पर मंडरा रहा था। कोई रास्ता उसको नजर ही नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने सबसे पहले ही हाथ खींच लिया था। ऐसे वक्त में प्रेमा को कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था, तो पहले उसने अपना बाल बेचा, अपने बच्चों को भोजन कराया और अब जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचने लगी। कीटनाशक लेने गई, वो भी ना मिला। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तब प्रेमा को याद आया उसने किसी जहरीले पौधे के बारे में सुना था। उस जहरीले पौधे के बीज को खाने के बाद इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। बस उसने भी वही कोशिश की, मगर उसकी बहन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। जब वो अचानक उसके घर में आई और उसने देखा कि जहरीले पदार्थ को प्रेमा पीस रही है, ये देखकर उसकी बहन ने उसका हाथ रोका और उसे बहुत समझाया। प्रेमा की ऐसी हालात की जानकारी जब एक ग्राफिक डिजाइनर को मिली तो उसने क्राउड फंडिंग के जरिए पहले तो महिला की मदद की, और महिला की मदद की अपील उसने फेसबुक के द्वारा जो है वो की थी। जानकारी मिलने के बाद क्राउड फंडिंग से प्रेमा को 1.45 लाख रुपए, यानी कि आप समझिए कि 1.5 लाख से अधिक रुपए प्रेमा को मिले। इसके अलावा लगातार जो है वो प्रशासन भी अब उसकी मदद के लिए विधवा पेंशन जैसी योजनाएं भी शुरू करने के बारे में कह रहा है। आज प्रेमा की स्थिति सुधरती नजर आ रही है, लेकिन अब सोचिए कि उस नर्क से जिंदगी से कैसे निकली प्रेमा। प्रेमा ऐसे मुश्किल वक्त से गुजर रही थी, और इस मुश्किल वक्त में मदद करने के लिए एक अजनबी शख्स बाला उनके सामने आए। बाला बताते हैं कि मुझे प्रेमा के बारे में एक मेरे दोस्त के बारे में पता चला था। मेरा दोस्त जो है वो ईंट भट्टा चलाता है उसी इलाके में जिस इलाके में प्रेमा ईंट भट्टे में काम करती हैं। प्रेमा की मुश्किल की कहानी सुनकर मुझे अपने परिवार की मुश्किलें याद आ गई। ये कहानी जो है वो बाला बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एक समय ऐसा था जब मैं भी इसी हालात से जूझ रहा था। बाला बताते हैं कि जब मैं 10 साल का था तो मेरे परिवार के पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी माँ घर के पुरानी किताबें, कागज और रद्दी बेचकर हमारे लिए एक टाइम का खाना खरीद लाई थी, लेकिन अगले टाइम के खाने की व्यवस्था वो नहीं कर पा रही थी। उस वक्त बाला की माँ ने भी परिवार समेत सभी को खत्म करने के बारे में कोशिश की थी, आत्महत्या की कोशिश की थी। लेकिन माँ ने मुझे और मेरी बहन को एक लाइन में खड़ा किया। पहले वो खुद वो गोली खा ली, लेकिन बाद में जब मेरी बहन ने मुझे वो गोली निगलने के लिए कहा तो मेरी माँ ने सबसे पहले मेरी बहन का हाथ रोककर उसे मना कर दिया था। एक वो वक्त था और एक ये वक्त है। आखिरकार बाला की माँ को आत्महत्या का विचार जो है वो छोड़ना पड़ा था, और परिवार ने आनन फानन में उसे डॉक्टर के पास ले गए और उनकी माँ जो है वो बच गई थी। बाला की माँ इस वक्त सुरक्षित है, यानी कि स्वस्थ है। डॉक्टर ने बाला की माँ को बचा लिया था।
ये वो घटना है। उसके बाद बाला ने कई सालों तक लगातार मेहनत की, परिवार को गरीबी से बाहर निकाला और अब वो कंप्यूटर ग्राफिक्स सेंटर चलाते हैं, जिससे परिवार की स्थिति भी बेहतर है और गरीबी से निकल भी रहा है धीरे धीरे परिवार। बाला ने प्रेमा को अपने परिवार के संघर्ष की कहानी बताई। प्रेमा को इससे उम्मीद जगी। ये लगा कि जब बाला का परिवार इस गरीबी से निकल सकता है, इस नर्क भरी जिंदगी से निकल सकता है, तो मेरा क्यों नहीं। इसके अलावा प्रेमा ने अपने दोस्त प्रभु से कुछ पैसे भी लिए और प्रेमा की मदद की। उस परिवार के लिए खाने का कुछ इंतजामात किया। कुछ दिन की चिंता प्रेमा के लिए कम हो गई। इसके बाद प्रेमा लगातार बाला के परिवार के बारे में सोचने लगी और ये सोचने लगी कि जब बाला उतने मुश्किल समय में बचपन से लड़ लड़ कर आज निकल गए, तो हम क्यों नहीं निकल सकते। उधर बाला जो है वो प्रेमा के साथ जो कुछ भी हुआ था उसे फेसबुक पर लिखकर एक पोस्ट कर देते हैं। महज एक दिन के अंदर 1 लाख से अधिक 1,20,000 रुपए जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। मदद की ये राशि लोगों ने प्रेमा की मदद के लिए दी थी। प्रेमा को जब ये बताया गया तो प्रेमा बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि पैसे का कर्ज लौटाने के लिए ये रकम काफ़ी है, क्योंकि सिर पर जो बोझ है उसे कम किया जा सकता है। प्रेमा को जब ये पता चला कि इतनी मदद लोगों ने कर दी है, तो प्रेमा ने सबसे पहले अनुरोध किया, कहा कि आप अब पैसे का काम जुटाने का काम बंद कर दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब बाकी का काम वो खुद अपने पैसे इकट्ठा कर कर लौटा देंगी, यानी कि वो काम करेंगी, उससे पैसा इकट्ठा करेंगी और उससे वो कर्ज चुका देंगी। प्रेमा के पास अब जो पैसा कर्ज के रूप में बचा है, वो कर्ज अगर वो एक महीने में 700 रुपये जमा करती हैं, उस हिसाब से अगर वो रोज हर महीने 700 रुपये लौटाती हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब उनका कर्ज जरूर खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी जब ये मामला प्रशासन के पास पहुंचा, उनके ध्यान में आया, तो प्रशासन ने भी इनकी मदद के लिए दूध बेचने के लिए कोई डीलरशिप की व्यवस्था करने का भी भरोसा प्रेमा को दिलाया है। ये वो कहानी थी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती थी और बताना चाहती थी कि मुश्किल हालात में तिनके का सहारा भी बहुत होता है और प्रेमा आज उस हालात से निकलने के बारे में सोच भी रही। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारत में प्रेमा जैसी औरतों की कमी नहीं है। भारत आर्थिक विकास के बावजूद भी लाखों लोग ऐसे हैं जो आज भी भोजन जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हालात ये है कि दिन रात कमर तोड़ की मेहनत के बाद भी उन्हें 2 जून की रोटी नहीं मिल पाती है, बिल्कुल प्रेमा की ही तरह। विश्व बैंक के आंकड़े के मुताबिक नाइजीरिया के बाद सबसे ज्यादा गरीबी अगर किसी के पास है तो वो भारत के पास है, जिसकी आमदनी रोजाना $1.90 से भी कम है, यानी कि $2 से भी कम है। अगर $2 ही मान लिया जाए तो भी आप समझेंगे कि करीब 200 रुपए से भी कम। एक इंसान जो 200 रुपए से भी कम कमाता है, उसे ये माना जाता है कि वो गरीब है। और भारत ऐसे में नाइजीरिया के बाद सबसे ज्यादा ऐसा देश है जो गरीबों की संख्या में आता है। अगर प्रेमा के केस में देख लिया जाए तो उनके साथ 3 बच्चे और थे, ले देकर 4 लोग हो गए। भोजन की व्यवस्था करने के लिए कमाने वाली सिर्फ प्रेमा और 3 बच्चे जो प्रेमा पर निर्भर थे। जिस दिन वो काम कर भी लेती थी, उस दिन भी उनकी आमदनी 4 सदस्यों के हिसाब से अगर बांट दी जाए तो भी प्रेमा का परिवार गरीबी के अंदर ही आता, क्योंकि अगर 200 रुपए वो कमा रही हैं तो 4 उससे भाग दे दीजिए और आप समझ पाएंगे कि कितनी आमदनी थी। बाला ने प्रेमा की मदद के लिए ये कहा है कि हम हमेशा आपके साथ हैं, इस तरीके का भरोसा भी दिलाया है और भरोसा इतना मजबूत था कि प्रेमा अब ये कहती नजर आई हैं कि उन्हें अब महसूस हो रहा है कि वो आत्महत्या की जो कोशिश कर रही थी वो बिल्कुल गलत फैसला था। लोन तो वो अपने मेहनत के दम पर चुका ही देंगी और अब पूरी तरीके से वो आश्वस्त हैं कि वो पूरी मेहनत से परिवार को गरीबी से भी निकाल देंगी। प्रेमा बताती हैं कि अजनबियों से मिलने वाली मदद से वो बेहद खुश हैं। उनका ये कहना है कि जैसे उनकी जिंदगी धीरे धीरे बदली है, जिस तरीके से उनकी जिंदगी में उत्साह लौट कर आया है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने मदद पहुंचाई है। प्रेमा की हिम्मत के लिए उन्हें सलाम करने का मन होता है। इतने खराब हालात में भी वो इतने मजबूत हैं कि वो बाकी का पैसा ना तो क्राउड फंडिंग से इकट्ठा करवाना चाहती हैं और ना तो किसी से मदद लेना चाहती हैं। प्रेमा ये कह रही हैं कि जितने लोगों ने उनको मदद की उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद, बाकी का कर्ज तो वो अपने मेहनत के दम पर ही चुकाएंगी। प्रेमा का ये जो मेहनत है वो आपको कैसा लगा, उनका किस्सा आपको कैसा लगा? और ऐसा नहीं है कि ये कहानी इकलौती प्रेमा की है। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं लेकिन भरपेट भोजन नहीं कमा पा रहे हैं।
ऐसे लोगों के लिए सरकार को जगने की ज़रूरत है और ये कहने की ज़रूरत है कि भारत का हर एक गरीब भूखा नहीं सोएगा। इसके लिए सरकार को बहुत सारी योजनाएं चलाने की ज़रूरत है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।